गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके, और इसी के साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नए नए वीडियो उपलब्ध हो सके। आज का अपना टॉपिक वही चल रहा है जो कल अपन डिस्कशन कर रहे थे, प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन की क्रिया, जो कक्षा 12वीं के एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है। तो पादप प्रजनन की क्रिया के माध्यम से अपन उन्नत किस्म के बीजों का और हाइब्रिड किस्म की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो इनकी एक प्योर लाइन होती है, यानी कि किसी भी जंगली प्रजाति को अपन एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि कृषि के क्षेत्र में उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, उनकी कुछ क्रिया है, उसके बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला कल अपने डिस्कशन किया था विविधता का उत्पादन, और जब किसी भी जीव में, किसी भी पादप में, किसी भी फसल में वेरिएशन नहीं होगी तब तक अपने उसमें नया उत्पादन देखने को नहीं मिल सकता। तो विविधता के उत्पादन में पहले अपन डिस्कस कर रहे थे, पहला ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन। ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो जंगल के अंदर उगने वाली कुछ ऐसी वाइल्ड वेराइटी का मतलब है जंगल के अंदर उगने वाली वनस्पति या पादप या फसल, तो उन जंगल के अंदर या जंगली किस्में हैं, उन जंगली किस्मों को खेत के अंदर उगाने की जो प्रक्रिया है, उस उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं। सिंपल जंगल के अंदर उगने वाले कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो वाइल्ड वेराइटी है, उनको खेत में उगाने की जो प्रक्रिया है, इस क्रिया को ग्रामीण कहते हैं। अब इस ग्रामीण के दौरान उस जंगली प्रजाति को, जंगली फसल को अपने खेत के अंदर ला करके बो दो। अब उसका हमें चयन कैसे करना? चयन का मतलब है कि उसको कल्टीवेटेड कैसे बनाना है। तो इनके दो तरीके, वर्ण का मतलब है सिलेक्शन करना, सिलेक्शन का मतलब होता है चयन करना, और चयन है वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो प्राकृतिक वर्ण का मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से उसकी जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, क्या जो प्रजाति जंगल के अंदर उग रही है वो उसी भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि उसी भौगोलिक एरिया में सर्वाइव कर रही है या कहीं और भी कर रही है, तो ये देखना। तो ये अपन देखेंगे किसके आधार पर, वहाँ की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, और अन्य प्रकार के जो जैविक कारक है वो कैसे है। इन सभी को देखते हुए उस प्रजाति, जो जंगली प्रजाति है, उस जंगली प्रजाति का प्राकृतिक रूप से सबसे पहले क्या किया जाता है? सिलेक्शन किया जाता है कि उसकी उस जगह की मिट्टी में ये फसल सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। उनके आधार पर इस ग्रामीण के माध्यम से जंगली किस्म को कल्टीवेटेड कृषि के योग्य तैयार किया जा सकता है। दूसरा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन या कृत्रिमकरण का मतलब होता है कि जंगल में उगने वाली जो वाइल्ड वेराइटी है उसको कल्टीवेटेड बनाने में पूर्णतः मानव का क्या होता है? हाथ होता है, और मानव है वो इतने प्रकार के सारे कंडीशन कृत्रिम रूप से अप्लाई करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उगाने की क्या करता है? कोशिश करता है, ताकि नई वेराइटी, एक उन्नत किस्म की वेराइटी विकसित हो सके और देश में फसल की उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जंगली प्रजातियों को कल्टीवेटेड में परिवर्तित करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से इसका सिलेक्शन करके कल्टीवेटेड या उन्नत किस्म के योग्य उस फसल को बनाई जाती है। ओके, ये था आपका ग्रामीण। विविधता के उत्पादन का दूसरा भाग है जनन द्रव्य। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म। जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म का सिंपल सा अर्थ है कि किसी भी पादप प्रजाति है, उस पादप प्रजाति का टोटल आनुवंशिक द्रव्य, टोटल, ये ध्यान देना, टोटल आनुवंशिक द्रव्य को जनन द्रव्य कहते हैं। अब परिभाषा समझाएं, किसी फसल की प्रजातियां, कोई भी प्रजाति या उनकी जंगली प्रजातियां जो खेत में न उग करके कहाँ उगती है? जंगल में उगती है, उन सभी का, फसल की प्रजातियां, जंगल की प्रजातियां में उपस्थित टोटल
संपूर्ण पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक द्रव्य को जनन द्रव्य जर्म प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। अब के सर ये जर्म प्लाज्मा क्यों लेते हैं? मान लो एक जंगली प्रजाति है, ठीक है, वाइल्ड वेराइटी, और दूसरी आपकी कल्टीवेटेड का मतलब है खेत के अंदर बोने योग्य है। अब ये जंगली प्रजाति है, इसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि ये जंगली प्रजाति खेत के अंदर सरवाइव कर पाएगी या न कर पाएगी, लेकिन हो सकता है कभी न कभी ये जंगली प्रजाति में इस प्रकार का मॉडिफिकेशन करके इसको कल्टीवेटेड के योग्य बनाया जा सकता है। तो वो हो सकता है ये जंगली प्रजाति कभी न कभी विलुप्त भी हो जाती है। तो इनका सबसे पहले अपन को आनुवंशिक द्रव्य क्या करना होता है? संग्रहित करना होता है। यानी कि आनुवंशिक द्रव्य जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है, उस टोटल जेनेटिक मटेरियल को इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में इस जंगली प्रजाति के द्रव्य को क्या करना होता है? संरक्षित करना होता है, ठीक है, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े तो इनके आनुवंशिक द्रव्य को लेकर के एक नया प्लांट पादप प्रजनन या फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी या पादप उत्तक संवर्धन की क्रिया विधि के माध्यम से नए पादप को विकसित करके कल्टीवेटेड के योग्य बनाया जा सकता है। अब इसमें अपन टोटल आनुवंशिक द्रव्य में संग्रहित करने, संरक्षित करने के लिए पादप का कोई भी भाग ले सकते हैं, जड़, तना, पत्तियां। आनुवंशिक द्रव्य का मतलब पूरा का पूरा प्लांट का होल जीनोम है, उसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। अब के सर यदि हमें जनन द्रव्य किसी भी का संरक्षित करना है तो ये काम कौन करता है? इसके काम करने के लिए इंडिया में, भारत में एक संस्थान है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है जिसका नाम है NBPGR। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुन लें। जनन द्रव्य, भारत में जनन द्रव्य संरक्षण के लिए एक संस्था बनी हुई है, उस संस्था का नाम है NBPGR, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, अर्थात राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, ये इसका पूरा नाम है। और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है, ठीक, जो किसी भी पादप के जनन द्रव्य को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार संस्थान के नाम से जानी जाती है। अब जितने भी संभाग स्तर पर इसकी क्या है? रीजनल सेंटर बने हुए, और उस रीजनल सेंटर में संभागीय स्तर के पादपों के जनन द्रव्य को संरक्षित करने का कार्य भी NBPGR के रीजनल सेंटर कार्यरत है। अपने जोधपुर संभाग में NBPGR का कार्यालय एम्स जोधपुर काजरी के अंदर स्थापित कर, काजरी के अंदर भी NBPGR का रीजनल सेंटर स्थापित करके रखा हुआ है, जहां पर टोटली 7 जिलों के संभागीय स्तर के जितने भी जिले हैं, उस जिलों में जो जंगली या फसली प्रजातियों के जनन द्रव्य को संरक्षित और सुरक्षित करने का कार्य है, वो ये संपादित करती है। अब है जनन द्रव्य का वर्गीकरण। जनन द्रव्य को वर्गीकरण 2 आधार है इसके, एक है ग्रामीण डोमेस्टिकेशन के आधार पर। डोमेस्टिकेशन के आधार पर जनन द्रव्य को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है कृषि जनन द्रव्य। कृषि जनन द्रव्य नाम से स्पष्ट है, यानी कि कृषि के संदर्भ में जो फसलें खेत के अंदर, जो फसल की प्रजाति खेत के अंदर बोई जाती है, उन खेत के अंदर या कल्टीवेटेड वैरायटी जो होती है, जो फसल खेत में बोई जाती है, उन फसलों का जनन द्रव्य संरक्षित करना कृषि जनन द्रव्य संग्रहण कहलाता है। दूसरा है जंगली या वाइल्ड वैरायटी, जो जंगल के अंदर उगती है, खेती कल्टीवेटेड वैरायटी नहीं है, उनका जनन द्रव्य संग्रहण करना जंगली जनन द्रव्य के अंतर्गत आता है। पहला आधार तो यह था, ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य को 2 भागों में विभाजन किया। कृषि, जो कृषि के क्षेत्र में, कृषि के संदर्भ में जो फसल की प्रजातियां काम आती है वो, और दूसरा जंगली या वाइल्ड वैरायटी जो जंगल में उगती है, उनके जनन द्रव्यों को संग्रहित करना इसकी कैटेगरी के अंतर्गत आता है।
दूसरा है उत्पत्ति स्थान के आधार पर, और उत्पत्ति स्थान के आधार पर जन्म द्रव्य संग्रह को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक देशी और दूसरा विदेशी। देश की फसली प्रजातियों का जन्म द्रव्य संग्रहण करना, जिस देश में उत्पन्न हुई है वही। दूसरा, विदेश में जो उत्पत्ति हुई है वहां से उनका जन्म द्रव्य अपने देश में या एक देश का दूसरे देश में जन्म द्रव्य को संरक्षित करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं विदेशी जन्म द्रव्य। ठीक, ये तो थे जन्म द्रव्य के प्रकार। अब अपन डिस्कशन करते हैं कि जन्म द्रव्य का संरक्षण है वो किस तरीके से किया जा सकता है। हाँ, अब है जन्म द्रव्य का संरक्षण, यानी कि अपन पादप प्रजाति के जन्म द्रव्य और जेनेटिक मटेरियल पूरे आनुवंशिक संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ को संरक्षित कर रहे हैं, वही इसका क्या है, संरक्षण। तो क्या सर, जन्म द्रव्य को संरक्षित किन किन विधियों के माध्यम से किया जा सकता है? तो जन्म द्रव्य को संरक्षित करने की दो विधियां हैं। पहली है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरी है एक्स सिटू कंजर्वेशन। स्वस्थानीय संरक्षण एवं बहिस्थानीय संरक्षण। स्व का मतलब है सवयव, स्व का मतलब है सवयव, और सवयव का मतलब है कि जो पादप प्रजाति जिस जगह पर उगी है, जो पादप प्रजाति प्राकृतिक रूप से जिस जगह पर उगी है उसी जगह पर उसको संरक्षण प्रदान करने की जो क्रिया की जाती है उस क्रिया को स्वस्थानीय या इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक, कोई भी पादप प्रजाति है, इस जगह मान लो उगी, तो इसी जगह पर इसको संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जब जन्म द्रव्य को उसी स्थान जिसमें वह प्राकृतिक रूप से उगता है वही उसी जगह पर संरक्षित किया जाता है, तो ऐसे प्रकार के संरक्षण को स्वस्थानीय संरक्षण के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीन सेंचुरी अभ्यारण्य बनाया जाता है। जिस प्रकार से वन्य जीवों के लिए अभ्यारण्य बनाए जाते हैं उसी प्रकार से इसकी भी जीन सेंचुरी है वो तैयार की जाती है उसी जगह। दूसरा है वो है बहिस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय का मतलब है इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन। ये प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और ये इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन, यानी कि लेबोरेटरी कंडीशन में इनके जन्म द्रव्य को संरक्षित करके रखा जाता है। यानी कि जो पादप प्रजाति है प्राकृतिक आवास में जहां पर उगी है उसी जगह पर उसको संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, तो कैसा कहां प्रदान करेंगे? उनके जीव द्रव्य को, चाहे उसका पादप का कोई भाग हो सकता है, कोशिका हो सकती है, अंग हो सकता है, या कोई भी पादप का XYZ भाग हो सकता है, उन भाग को लेकर के इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर संरक्षित करने की जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया को बहिस्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे जन्म द्रव्य को उनके प्राकृतिक आवास से दूर, मतलब जोधपुर में प्लांट खड़ा है या फिर अपने सांचौर में प्लांट खड़ा है, तो सांचौर के प्लांट का कोई भी भाग आप DNA, पादप की पत्तियां, कोई भी उत्तक आप यहाँ से ले जा करके जोधपुर स्थित रीजनल सेंटर NBBGR के कार्यालय में जाकर के इसके पादप के किसी भी भाग को वहां जाकर के संरक्षित आप करवा सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि ये पादप प्रजाति विलुप्त होने वाली है तो उसका आप कंजर्वेशन वहां जाकर के करवा सकते हैं, तो वो इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन के अंतर्गत हो जाएगा। तो प्राकृतिक आवास से बाहर यदि उसका संरक्षण किया जाता है तो उसको कहते हैं एक्स सिटू या बहिस्थानीय संरक्षण के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीन बैंक, बीजों का संग्रह करते हैं तो बीज बैंक, पादप या पादप का कोई अन्य भाग का संरक्षण करते हैं तो पादप बैंक, प्रो भाग सूट एपिकल मेरिस्टम होता है उसका संग्रह करते हैं तो सूट एपिकल मेरिस्टम में, कोशिका या अंग का संरक्षण करते हैं किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गन का, सेल का, तो कोशिका अंग बैंक हो जाएगी। यदि किसी पादप प्रजाति का DNA आप लेकर संरक्षित करते हैं इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन तो वो हो जाएगा आपका DNA बैंक। और यह समस्त काम इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन का जो काम है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी वो है एक संस्थान के पास, वो आपकी संस्थान है NBBGR। ठीक है, जो पहले मैं बता चुका हूँ, इसके पास इन पादपों के जन्म द्रव्य को संग्रह करने की जिम्मेदारी 100% इनकी रहती है कि कौन से पादप का जन्म द्रव्य हमें संग्रहित करना है
और कौन से का नहीं। ठीक, हाँ, अब है जनन द्रव्य संरक्षण की क्रिया। अब अपन ने बात कर ली कि सर इन सिटू और एक्स सिटू हमने कंजर्वेशन कर लिया, लेकिन जनन द्रव्य को संरक्षित करने से पहले हमें किन किन क्रियाओं से, किन किन एक्टिविटीज से गुजरना होता है। तो अब अपन संरक्षण किसका कर रहे हैं? संरक्षण किसका कर रहे हैं? पादप प्रजाति का। किसका कर रहे हैं? पादप प्रजाति का। तो पादप प्रजाति का हमें संरक्षण करने के लिए सबसे पहली एक्टिविटीज है वो है कलेक्शन। कलेक्शन किसका करना? पादप प्रजाति। और पादप प्रजाति में अपन कलेक्शन किसका कर सकते हैं? पादप कोशिका का कर सकते हो, पादप की कोशिका ले सकते हैं, अंग ले सकते हो, उत्तक ले सकते हो, इसका कोई जन्मित भाग पराग कोष ले सकते हो, इसका बीज ले सकते हैं, इसका जीन ले सकते हैं, डीएनए ले सकते हैं। यानी कि पादप का होल प्लांट, पूरे प्लांट का कोई भी भाग लेकर के आप संरक्षित कर सकते हैं। तो जिस भाग को आपको पादप प्रजाति के जिस भाग को संरक्षित करना है उनका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? संग्रहण करना पड़ेगा। और संग्रहण करने के बाद उसका क्या करना? संरक्षण करना। अब संरक्षण करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए, इन सिटू, एक्स सिटू। आप स्वस्थाने या फिर वही स्थाने, दोनों विधियों से इसका कंजर्वेशन है वो कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब संरक्षण दो तरीके से कर सकते हैं आप पादप के इसी भाग को। तो कैसे करेंगे? अब संरक्षण करने का तरीका क्या है कि इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन यदि आप संरक्षण करने जा रहे हैं तो वहां पर आता है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन, द्रवीकृत नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस तापमान। ये ध्यान कि इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में पादप प्रजाति के कोई भी भाग को अपन संरक्षित करेंगे तो वहां पर लिक्विड नाइट्रोजन, द्रवीकृत नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और उस द्रवीकृत नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उस पादप भाग को या पादप प्रजाति को संरक्षित करने का कार्य संपादित होता है, ताकि इसका प्रिजर्वेशन है वो लंबे समय तक हो सके। आपने भी देखा होगा कि रेक्टोवेजाइल विधि से पशुओं में जो कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है, तो एक जो कंपाउंडर डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर होता है, वो एक बड़ा सा बॉक्स लेके आता है और जब जैसे ही वहां से वीर्य निकालता है तो उसमें से गैस जैसा ठंडा ठंडा धुआं निकलता है, तो वो आपकी द्रवीकृत लिक्विड नाइट्रोजन गैस है। और उसी गैस के अंदर इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य है वो संपादित किया जाता है, ताकि कम टेम्परेचर ये पादप अंग अपनी समस्त क्रिया एक्टिविटीज को रोक दे और जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो जहां पर इसकी एक्टिविटी रुकी है उसी एक्टिविटी से आगे अपन प्रोसेस क्या करवा सकते हैं? स्टार्ट करवा सकते हैं। तो दूसरा हो गया संरक्षण। संरक्षण हो जाता है, इसके बाद इसका इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करेंगे कि क्या वास्तव में संरक्षण सही हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है कंजर्वेशन में, संग्रहण में कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाने के दौरान भी वो पादप प्रजाति वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर सूचीबद्ध करेंगे, कैटलॉगिंग करेंगे। कैटलॉगिंग का मतलब होता है सूचीबद्ध करेंगे कि इस पादप प्रजाति का ये भाग हमने संग्रहित किया, इस अलमारी में इतने इतने कमरे नंबर में ये पड़ा। तो इनको सभी को सूचीबद्ध करेंगे ताकि हमें जानकारी रहे कि ये विलुप्त प्रजाति के, इसको वहां पर हमने संग्रहित करके रखा गया है। फिर संग्रहित की, सूचीबद्ध की, इसका फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, संख्या में बढ़ोतरी करवाएंगे और फिर इसका वितरण करेंगे किसानों के बीच में कि ये भी उन्नत किस्म की प्रजाति की पादप प्रजाति है जिसको हमने संरक्षित करके इसका गुणन किया हुआ है और अब इसकी आपकी फसल की तुलना में इनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या है? थोड़ी अधिक है। और अधिक प्रोडक्टिविटी के कारण फिर किसानों को वितरित करके देश की फसल के संबंध में, शस्य क्रिया के संदर्भ में, हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। और जैसे वितरण करेंगे तो किसान अपने खेत में इसको उगाएगा तो फिर देश में या मानव उपयोग उत्पाद के लिए ये उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी पादप प्रजाति के जनन द्रव्य को हमें संरक्षित करना है तो इन 6 एक्टिविटीज से गुजरना होगा। सबसे पहले पादप प्रजाति का संग्रहण, कलेक्शन, कंजर्वेशन, इवोल्यूशन
कैटलॉगिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट एंड फाइनल यूटिलाइजेशन इसका उपयोग करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि वास्तव में कंजर्वेशन के दौरान जो पादप प्रजाति विकसित हुई है सही है या गलत। ठीक। अब भारत में इन सभी कार्यों को संपादित करने के लिए एक संस्था काम करती है जिसका नाम है NBBGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, या जो नई दिल्ली में है। और इसी के संदर्भ में कार्यरत एक संस्थान है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक। ये NBBGR के अंडर में कार्य करती है, जो भारत में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक, जिसमें पादप प्रजाति के जीनों का है वो संग्रह करके रखा जाता है। और जब भी हमें जीन सीक्वेंसिंग का कार्य पादप में संपादित करवाना है तो इस लेबोरेटरी से उस जीन को लेकर के उसकी सीक्वेंसिंग करके कोई किसी प्रकार के एडिशन करवा करके ये कार्य संपादित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये अपन पादप प्रजनन की क्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें पहला आपने ग्रामयन पढ़ा और जो दूसरा पढ़ा जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म में होल प्लांट के पूरे जनन द्रव्य को लेकर के अपन संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है कल अपन डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर में। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।